Good morning one and all. Today we are going to start a new chapter that is electrochemistry. अगर हम बात करें बोर्ड एग्जाम्स की या हम बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो सबसे ज्यादा वेटेज ऑफ मार्क्स जो चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री से कवर करता है दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. लेट्स स्टार्ट नाउ. The first question arises in our mind that what do you understand by the term electrochemistry? Electrochemistry है क्या? Electrochemistry is a branch of chemistry which deals with the production of electricity through chemical reactions. इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कराना है केमिकल रिएक्शंस के थ्रू, केमिकल रिएक्शंस को प्रोसीड करा के. तो ऐसी टर्म क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाती है. अब हम स्टार्ट करते हैं. देयर आर टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. अगर इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर बेसिकली दो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को स्टडी किया जाता है. फर्स्ट इज गैल्वेनिक सेल एंड सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल. अब ये दो अलग अलग टाइप के सेल्स पढ़ने से पहले एक बेसिक सा डेली लाइफ का एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट जो हम अगर बात करें, दो टाइप ऑफ सेल जो हैं हम डे टू डे लाइफ के अंदर देख रहे हैं. जैसे फर्स्ट रिमोट सेल. रिमोट के अंदर डलने वाला जो सेल है उसके अंदर एक केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करा रहा है और हमारा रिमोट जो है वो ऑपरेट हो रहा है. सिमिलर केस के अंदर अगर हम बात करें हमारे फोन की बैटरी, अगर हम फोन की बैटरी की या लैपटॉप की बैटरी की या हमारे घर में ऑफिस में यूज होने वाले इन्वर्टर्स की बात करें, तो वहां जो बैटरीज यूज हो रही हैं उसमें हमें पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी उन्हें प्रोवाइड करानी पड़ती है. इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जीज या केमिकल रिएक्शंस प्रोसीड करेंगी और उन केमिकल रिएक्शन से फिर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होगा. तो ये दो अलग अलग टाइप के सेल्स हैं. एक सेल जिसके अंदर हमने डायरेक्टली केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रोडक्शन करा दिया, वो रिएक्शन जो खुद ब खुद हो रही है केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है, ऐसे सेल्स को बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स. और डे टू डे रूटीन के अंदर हम उसको गैल्वेनिक सेल से भी रिप्रेजेंट करते हैं. जहां रिएक्शन अपने आप हो जाए ऐसे सेल्स को बोला जाता है स्पॉन्टेनियस सेल, या जो रिएक्शन खुद ब खुद हो रही हैं उनको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस. वहीं अगर हम अपने फोन की बात करें या हम बात करें इन्वर्टर की बैटरी की, वहां हमें पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसे प्रोवाइड करनी पड़ रही है. दैट मीन्स एक एक्सटर्नल फोर्स हमें देनी पड़ रही है ताकि वो केमिकल रिएक्शंस प्रोसीड हो सके. अगर हम कहीं पे भी एक एक्सटर्नल एनर्जी या एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर द रिएक्शंस टू प्रोसीड, दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. लेट अस स्टडी नाउ. First type of cell that is a galvanic cell and also known as the copper zinc cell. क्या बोलते हैं हम इसको? कॉपर जिंक सेल. एक कॉपर जिंक सेल जिसके अंदर हम कॉपर और जिंक के इलेक्ट्रोड्स और उसके इलेक्ट्रोलाइट को यूज करके विद अ वोल्ट मीटर एक इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन दिखा रहे हैं, जहां हमने कोई भी एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड नहीं की है, कोई भी एक्सटर्नल एनर्जीज प्रोवाइड नहीं हुई है. यहाँ क्या होता है, केमिकल एनर्जी जो है वो डायरेक्टली हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे माइंड में क्रैक कर रहा होगा, बार बार मैम आप रिपीट कर रहे हो, केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी है क्या ये केमिकल एनर्जी? व्हाट इज अ केमिकल एनर्जी? इट इज नथिंग बट अ एनर्जी विच वी ऑलरेडी रेड इन क्लास 11 इन थर्मोडायनेमिक्स. गिव्स फ्री एनर्जी. हमने गिव्स फ्री एनर्जी की बात की थी. वो कुछ नहीं, बस हमारी क्या है, केमिकल एनर्जी है. जो रिएक्शंस हो रही हैं और हमारी रिएक्शंस केमिकल्स की वजह से रिएक्शंस हो रही हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वहां पे, दैट इज केमिकल एनर्जी. और जो गिव्स फ्री एनर्जी हम रिप्रेजेंट करते थे, वो गिव्स फ्री एनर्जी हमारी डेल्टा जी से रिप्रेजेंट होती थी. अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है दैट मीन्स रिएक्शंस क्या है, स्पॉन्टेनियस है. अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है दैट मीन्स रिएक्शन क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है. अब अगर हम बात करें गैल्वेनिक सेल की, तो गैल्वेनिक सेल के अंदर क्या था, एक बीकर लिया गया जिसके अंदर हमने कॉपर सल्फेट जो था उसका इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया. 1 मोलर कॉपर सल्फेट को एज अ इलेक्ट्रोलाइट यूज किया गया. इसी में ही हम
हमने एक जिंक की इलेक्ट्रोड डाल दी, एक और बीकर लिया हमने, उसके अंदर हमने जो इलेक्ट्रोलाइट लिया वो हमने 1 मोलर ZnSO4 लिया, जिंक की इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर डिप कर दी। अब 1 मोलर कॉपर सल्फेट के अंदर इलेक्ट्रोड जो यूज की गई है वो कॉपर की गई है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया गया वो जिंक सल्फेट किया गया, और जो इलेक्ट्रोड यूज की है वो किसकी की है, जिंक की है। अब इन दोनों को एक वायर के थ्रू वोल्टमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अभी हमारा सर्किट जो है वो कंप्लीट नहीं है, तो सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हमने एक सॉल्ट ब्रिज यहाँ पे यूज कर दिया। सॉल्ट ब्रिज का काम जो होता है वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रखना होता है, अदरवाइज ये हमारी केमिकल रिएक्शंस के अंदर पार्ट नहीं लेता। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कॉपर जो है, वो कॉपर इस साइड जो हमारा सेल है वो एज अ एनोड काम करेगा, और यहाँ हमारा एज अ कैथोड काम करेगा जो जिंक का सेल है। इसको हम कह सकते हैं कि ये कंप्लीट सेल जो है ये 2 सेल के कॉम्बिनेशन से बना है, हाफ सेल 1 एंड हाफ सेल 2। अब 2 टाइप ऑफ सेल्स जो है वो मैंने यूज किए हैं, हाफ सेल 1 हाफ सेल 2, और दोनों के बीच में मैंने क्या लगा दिया, एक सॉल्ट ब्रिज लगा दिया, ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रखे, सर्किट जो है वो कंप्लीट रहे। अब यहाँ कॉपर एज अ एनोड काम करेगा, और एनोड में हमें पता क्या होता है, हमेशा ऑक्सीडेशन रहती है। अब एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगी तो कॉपर सेल यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर 2 पॉजिटिव में, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। अब ये कॉपर का जो रोड था ये थोड़ा सा ब्रेक हो गया 1 मोल, और यहाँ से क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर गए टुवर्ड्स द हाफ सेल 2, जिंक का जो हाफ सेल था उसकी तरफ 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमारे मूव हो गए। अब कॉपर अगर 2 पॉजिटिव स्टेट में आ गया, कॉपर 2 पॉजिटिव की अगर बात करें तो जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट था कॉपर सल्फेट, यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव स्टेट और SO4 2 नेगेटिव स्टेट के अंदर प्रेजेंट था। अब ये डिसोसिएट होके किसमें आ गया, इलेक्ट्रोलाइट में। इलेक्ट्रोलाइट में कॉपर 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ चुकी है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, तो नेक्स्ट जिंक बीइंग एन मेटल कभी भी इलेक्ट्रॉन्स को गेन नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव होके यहाँ पे आ गए। अब जो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है इसके अंदर ZnSO4 जो इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ पे जिंक 2 पॉजिटिव के आयंस प्रेजेंट हैं, जिंक 2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव के। अब जिंक 2 पॉजिटिव के जो आयंस हैं ये क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे, जिंक 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा जिंक मेटल में। अब ये सॉलिड स्टेट में आ चुका है, ये हमारा कॉपर सॉलिड स्टेट में था, ये कॉपर जिंक जो है वो सॉलिड स्टेट में आ चुका है। ये हमारी रिएक्शन हो रही थी एनोड पे, ये हमारी रिएक्शन हो रही थी कैथोड पे। हम सबको पता है एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, और कैथोड पे हमेशा क्या होती है, रिडक्शन रहती है। अब अगर हम ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो कॉपर जो है, कॉपर प्लस जिंक 2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए, तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया 2 पॉजिटिव प्लस जिंक सल्फेट सॉलिड के अंदर। अब जो कॉपर था वो कॉपर 2 पॉजिटिव में जा चुका है, जिंक 2 पॉजिटिव के इलेक्ट्रॉन जो कैटायंस थे वो जिंक के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। तो नेक्स्ट पार्ट जो आता है हमारा, एनोड जो होगा वो हमेशा नेगेटिव चार्ज होगा, कैथोड क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर हम बात कर रहे हैं गैल्वेनिक सेल की, तो अब यहाँ पे ये पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे ही सारा कॉपर इलेक्ट्रोड 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता जाएगा और Cu2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होता जाएगा, जब कॉपर की इलेक्ट्रोड धीरे 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 थिन होती जाएगी, वहीं जिंक की जो इलेक्ट्रोड है वो धीरे 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 थिक होगी, सॉलिडिफाइड होती जाएगी, क्योंकि यहाँ के जिंक जो आयंस हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं जिंक सॉलिड के अंदर, और यहाँ कॉपर जो इलेक्ट्रोड है वो कन्वर्ट हो रहा है कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस के अंदर। तो
धीरे धीरे जैसे ही कॉपर की वायर थिन होते होते वैनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, वही जिंक तो सेल काम करना बंद कर देगा। जैसे ही सेल ने काम करना बंद कर दिया, हम कह देंगे कि हमारा सेल क्या हो गया है, खत्म हो गया है, या इसका काम करना बंद हो गया है, कॉपर की इलेक्ट्रोड यहाँ पे वैनिश हो गई है। अब जब हम गैल्वेनिक सेल्स की बात करते हैं तो एनोड नेगेटिव रहता है, कैथोड पॉजिटिव रहता है। इनको लर्न करने के लिए एक फॉर्मूला है या एक ट्रिक है जिसको हम बोलते हैं लॉन। अभी लॉन है क्या, एल लेफ्ट साइड पे क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, और किस पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, एनोड पे, और एनोड साथ में क्या होगी, नेगेटिव चार्ज होगी। तो याद हो गया सबको, लोन, LOAN, लोन, लेफ्ट पे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसकी, एनोड की, और वो क्या होगी, नेगेटिव चार्ज होगी। तो लोन से हमें ये याद हो गया कि एनोड हमेशा नेगेटिव है, अगर एनोड नेगेटिव है तो कैथोड क्या होगी, पॉजिटिव होगी। लेट्स मूव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स कौन से सेल्स हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स वो सेल्स हैं जहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी डायरेक्टली कन्वर्ट होती है किसके अंदर, केमिकल एनर्जी में। मतलब कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं। वन मोर थिंग, यहाँ पे अगर हम बात करें, कॉपर खुद ब खुद बिना किसी बैटरी के, बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के डायरेक्टली कन्वर्ट किस में हो रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शंस कैसी रिएक्शंस होंगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होंगी। वहीं हम बात करें इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, जहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिक्वायर्ड है टू प्रोसीड द केमिकल एनर्जीज, तो ऐसी रिएक्शंस कैसी रिएक्शंस होती हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि एक एक्स्ट्रा हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं या एक एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड हो रही है। तो ऐसी रिएक्शंस होती हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, और हम सबको पता है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की जो वैल्यू है वो कैसी रहती है, पॉजिटिव रहती है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे एनोड क्या रहता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, कैथोड क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। अब इनको लर्न करने के लिए हम एक वर्ड याद कर सकते हैं, दैट इज पैनिक। अब पैनिक क्या है, पॉजिटिव एनोड, नेगेटिव इन कैथोड। पैनिक वर्ड याद रह जाएगा, पॉजिटिव एनोड, नेगेटिव इन कैथोड। नेगेटिव किसमें है, कैथोड में है। तो इसको लर्न करने के लिए वर्ड हम याद रखेंगे पैनिक। अब जो मेन चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है वो ये है कि लोन और पैनिक को मिक्स मत कर देना। तो इसके लिए आप ऐसे कर सकते हो, अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो सबसे पहले गैल्वेनिक सेल्स आते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स आते हैं। तो पहले लोन लिया जाएगा, लोन लेने के बाद आप लोग पैनिक होके, अदरवाइज नहीं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर गैल्वेनिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। नेक्स्ट वी मूव, अगर हम बात कर रहे थे गैल्वेनिक सेल की, तो गैल्वेनिक सेल के अंदर हमने देखा, अब हमने ये देखा कि कॉपर ही ऑक्सीडाइज क्यों हो रहा है, जो हमारी ऑक्सीडेशन है वो कॉपर की ही क्यों हो रही है, जिंक की क्यों नहीं हो रही। अब सेल काम कर रहा है तो यहाँ वोल्ट मीटर लगा है, तो वोल्ट मीटर ने कोई ना कोई वैल्यू तो दी होगी। अब कौन सी एनोड बनेगी, कौन सी कैथोड बनेगी, ये कैसे पता चलेगा, ये हमें पता चलेगा जो इनके सेल का पोटेंशियल होगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, let's move forward for some key points of electrochemistry. The first key point is electrode potential. Now a question arises in our mind, what is electrode potential? ये electrode potential है क्या? Basically ये एक potential है electrode का, मतलब potential difference, it is defined as the potential difference develops between electrode and an electrolyte. एक इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। जैसे कि अगर हमने यहाँ एक बीकर लिया और हमने साथ में एक इलेक्ट्रोड ले ली, ठीक है, लेट्स हमने ये इलेक्ट्रोड जो है वो
जिंक की ली है, और यहाँ जो हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया वो इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया है ZnSO4 which contains Zn2 positive ions and SO4 2 negative anions. Zn2 positive cations और SO4 2 negative anions जिंक की इलेक्ट्रोड है, साथ में जिंक 2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रोलाइट है। अब क्या किया जाएगा, क्या होगा, जो जिंक है वो धीरे धीरे जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होता जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव हो जाएंगे। धीरे धीरे ये जो हमारी इलेक्ट्रोड है इसका कुछ पार्ट जो है वो ब्रेक होता जाएगा कुछ इस तरीके से, और ये धीरे 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 थिन होती जाएगी। अब ये थिन हो रही है और यहाँ पे क्या हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ डिपॉजिट होते जा रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ जब हम बात कर रहे हैं इस तरफ तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा Zn2 पॉजिटिव कैटायंस यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रोड के साथ इलेक्ट्रोलाइट के अंदर प्रेजेंट है। अब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रोड है जिसपे इलेक्ट्रॉन्स है और वहीं यहाँ पे क्या है, Zn2 पॉजिटिव के कैटायंस है। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया बिटवीन एन इलेक्ट्रोड एंड एन इलेक्ट्रोलाइट, इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हाउ मच पोटेंशियल इट कैन क्रिएट, इट हैव हाउ मच पोटेंशियल, जितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की टेंडेंसी है उतना ही उसका क्या है, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है। नेक्स्ट बात करें हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल के अंदर क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल है एट स्टैंडर्ड कंडीशंस, दैट मींस जो टेम्परेचर होगा वो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस स्टैंडर्ड कंडीशंस पे ले रहे हैं। प्रेशर जो होगा वो 1 बार या फिर 1 atm होगा। सिमिलर केस के अंदर जो कंसंट्रेशन होगी दैट शुड बी यूनिटी, कंसंट्रेशन कितनी आएगी यहाँ पे, यूनिटी। स्टैंडर्ड कंडीशंस पे अगर किसी इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को मेजर किया जाता है तो हम उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। नेक्स्ट, द लास्ट की पॉइंट फॉर दिस इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, ऑल्सो नोन एज SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब ये क्या है, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये एक मेन की पॉइंट के अंदर कंसीडर क्यों किया गया। जब हमने गैल्वेनिक सेल की बात की थी, हमने लिया था 2 बीकर, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड और सेम इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोलाइट, और यहाँ लगाया था सॉल्ट ब्रिज, दोनों को कनेक्ट किया था एक वोल्ट मीटर के साथ। ठीक है, ये हमारी किसकी थी, कॉपर की थी, जिंक की थी। यहाँ पे हमारी ये जिंक और ये हमारा क्या था, कॉपर। कॉपर में क्या था, CuSO4 और यहाँ क्या था, ZnSO4। कुछ इस तरीके से हमने एक इलेक्ट्रोलाइट बनाया था, हमने एक डैनियल सेल बनाया था। अब एक डैनियल सेल के अंदर हमने बात करी, अब जो ये वोल्ट मीटर है ये हमें एक सेल का पोटेंशियल बता देगा कि कितना वोल्ट सेल का पोटेंशियल है, बट इसका हाफ सेल का खुद का पोटेंशियल कितना है और इस हाफ सेल का पोटेंशियल कितना है, वी कांट मेजर दिस। इसको मेजर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें SHE की रिक्वायरमेंट है। कैसे, देखो, अगर हमने बात करी, हमने एक बीकर लिया, बीकर लेके हमने यहाँ पे एक ट्यूब डाल दी और यहां से हम H2 गैस जो है वो उसको पास करा रहे हैं। नीचे जो हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया वो हमने 1 मोलर HCl लिया। मैंने यहाँ 1 मोलर HCl की बात इसलिए की है क्योंकि इसका नाम ही स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, दैट मींस ये इलेक्ट्रोड जो है वो स्टैंडर्ड कंडीशंस के ऊपर मेजर हो रही है। सच्ची है, H2 गैस को एक कोई भी सरफेस चाहिएगा तो हमने एक वायर के थ्रू एक प्लैटिनम का सरफेस यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। प्लैटिनम का सरफेस ही क्यों लिया, क्योंकि प्लैटिनम जो है वो इनर्ट है, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। नाउ वी हैव अ सरफेस ऑफ प्लैटिनम, इस सरफेस के ऊपर H2 गैस आएगी, अपने इलेक्ट्रॉन्स को अगर उसे एक्सेप्ट करना है, डोनेट करना है, जो भी रिएक्शंस हैं वो यही सरफेस के ऊपर होगी एंड देन इट्स मूव ऑन। अब ये सरफेस के ऊपर क्या हो रहा है, अगर हमने SHE को एज अ एनोड यूज करना चाह रहे हैं, और एनोड में याद है हमने लोन लर्न किया था, लेफ्ट साइड
ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेशन एनोड पे होगी, एनोड के साथ क्या होगा, नेगेटिव चार्ज कहलाएगा। एनोड के ऊपर होती है ऑक्सीडेशन, दैट मीन्स जो H2 है हमारा, ऑक्सीडेशन याद होगा क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अपने में से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना, दैट मीन्स इट कन्वर्ट्स टू H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से रिमूव हो जाएंगे अगर ये एज अ एनोड काम करती है तो। अगर ये एज अ कैथोड काम करती है तो क्या होगा, ये HCl के अंदर H पॉजिटिव के आयंस प्रेजेंट हैं, ये H पॉजिटिव के आयंस इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे और हाफ H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। H2 गैस अगर एनोड की तरह काम करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे, और अगर कैथोड की तरह काम करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऐड हो जाएंगे। देयर विल बी अ रिडक्शन एट कैथोड। अब हमने बात करी, हमने इसको स्टैंडर्ड कंडीशंस में SHE क्यों बोला, क्योंकि जब इसको देखा गया तो इसका जो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल था H2H पॉजिटिव का, वो कितना था, 0.00 वोल्ट था, मतलब इसका खुद का पोटेंशियल 0 था। अब अगर हमारा वोल्ट मीटर यहाँ पे हमें पूरे सेल का पोटेंशियल बता रहा है और हम एक जगह पे SHE को ऐड कर दे तो हमारे पास दूसरे का क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल निकालने के लिए फॉर्मूला आता है हमारे पास, E नॉट ऑफ सेल किसके बराबर होता है, E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड। E नॉट ऑफ सेल, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ अ सेल एट स्टैंडर्ड कंडीशन, ये जो नॉट है हमारा, ये स्टैंडर्ड कंडीशंस को डिफाइन करता है। अब ये नोट आ गया E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड। अब अगर हम बात करें तो कैथोड पे क्या हो रहा था, रिडक्शन, एनोड पे क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन। अगर हम कह रहे हैं कि हमारा कैथोड पे क्या है, रिडक्शन है, एनोड पे हमारा ऑक्सीडेशन है, तो क्या हम किसी ऑक्सीडेशन या किसी रिडक्शन वैल्यू को आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। कैसे, तो अगर ये कैथोड रिडक्शन पोटेंशियल में है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में है, तो हम इनको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए आयुर्वेद ने हमें जो डिफाइन किया, उसने कहा जब भी किसी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना चाहोगे तो आप उसके रिडक्शन पोटेंशियल की तरफ जाओगे। मतलब कैथोड का तो हम रिडक्शन पोटेंशियल ले ही रहे थे, अब हमें एनोड का भी क्या चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल। बट इन केस ऑफ एनोड हो क्या रहा था, क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रही थी। अब ऑक्सीडेशन जब हो रही थी और हमें यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, तो होता क्या है, किसी भी इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन उसके रिडक्शन पोटेंशियल के सबट्रैक्ट में होता है। E नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसी भी सेल का इज इक्वल टू माइनस ऑफ E नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। अब हमारे पास अगर रिडक्शन पोटेंशियल है तो हम उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो था, और अगर हमारे पास रिडक्शन है तो हम ऑक्सीडेशन निकाल लेंगे, ऑक्सीडेशन है तो हम क्या निकाल लेंगे, रिडक्शन मेजर कर लेंगे यहाँ पे। तो अब ये वैल्यूज जो थी वो हमारे पास किसी की भी स्टैंडर्ड कंडीशन पे एक सेल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आई कहां से, हर एक सेल के साथ SHE को अटैच किया गया एज अ एनोड या फिर एज अ कैथोड, फिर उन सब के रिडक्शन पोटेंशियल को कैलकुलेट किया गया और एक NCERT के अंदर आपको एक टेबल दिखाई देगी, उस टेबल के अंदर सबकी वैल्यूज गिवन है। तो वो टेबल हमने कहां से मेजर की है, SHE के थ्रू मेजर की है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सेल रिप्रेजेंटेशन। अब ये सेल रिप्रेजेंटेशन क्या है, जो हमने जैसे डेनियल सेल बनाया या हम कोई भी सेल को बना रहे हैं तो उन सेल्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा। अब हम हर बार एक बीकर बना के उसमें इलेक्ट्रोड को नहीं डाल सकते, फिर सॉल्ट ब्रिज को दिखाएंगे, एक और बीकर दिखाएंगे, इलेक्ट्रोड दिखाएंगे, उसको वोल्ट मीटर से अटैच करेंगे, नहीं, बहुत लंबा टास्क हो जाएगा, बार बार हम उसको नहीं दिखा सकते। तो क्या करें, ये सेल रिप्रेजेंटेशन को आपको लर्न किसके थ्रू करना है, एक ट्रिक है ABC। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ABC? अब जो ये है, मतलब पहले आएगी एनोड, एनोड रहेगी लेफ्ट साइड पे। याद है हमने जब डेनियल सेल बनाया तो हमने क्या किया, पहले जो है वो
एनोड को लिखा था जिसके ऊपर हमारी रिडक्शन हो रही थी, किससे लर्न किया था, लोन से। लेफ्ट साइड पे होगी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किस पे होगी, एनोड पे, और वो क्या होगी, नेगेटिवली चार्ज होगी। तो बीच में बी रिप्रेजेंट करेगा हमारे ब्रिज को, जो हमने सॉल्ट ब्रिज बनाया था। दोनों को कंबाइन करने के लिए एक सेंटर पार्ट जो था, जो हमारे सर्किट को कंप्लीट कर रहा था, दैट इज अ सॉल्ट ब्रिज विच इज मेड अप ऑफ एगर्स KCl और KNO3। अब हमने ब्रिज ले लिया, आगे हमारी आएगी कैथोड। अब हमें इसे रिप्रेजेंट कैसे करना है, हमें लिखना है एनोड, सॉल्ट ब्रिज, कैथोड। ऑल्सो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारा हाफ सेल 1 रिप्रेजेंट किया था, हाफ सेल 1 सॉल्ट ब्रिज, हाफ सेल 2। ठीक है, लेफ्ट साइड पे क्या हो रही थी, ऑक्सीडेशन, यहां हम क्या लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन पार्ट। फिर हम क्या लिख सकते हैं, रिडक्शन पार्ट। Am I clear to all? पहले हमने एनोड लिया, एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। फिर आया सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करने के लिए ये सिंबल है। नेक्स्ट दैट देयर इज अ कैथोड। अब कैथोड आ गया। अब हमने जो सॉल्ट ब्रिज बनाया था वो क्या था, हम सबसे पहले किस में से जा रहे थे, जिंक से। हम कहा जा रहे थे, जिंक से। ये स्लैश लगाया, हम कहा चले गए, जिंक 2 पॉजिटिव में। देखो जिंक से हम गए जिंक 2 पॉजिटिव में, तो हमारी रिएक्शन क्या थी, जिंक जा रहा था जिंक 2 पॉजिटिव में और 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे थे। ये थी हमारी एनोड की रिएक्शन। इसको हमने इतने से इसे रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करना, शो करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। नेक्स्ट हमने लगाया सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज लगा के फिर हमने लिखा कॉपर 2 पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है कॉपर में। अब ऑक्सीडेशन 0 से कहां जा रही है, 0 to पॉजिटिव, दैट मीन्स देयर इज अ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। देयर इज अ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट में, दैट्स मीन देयर इज अ ऑक्सीडेशन। और यहाँ +2 से कहां जा रहा है, 0, दैट मीन्स देयर इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ हो गया हमारा ऑक्सीडेशन और यहाँ हो गया हमारा रिडक्शन। सेम प्रोसेस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली टेक प्लेस, दैट रिएक्शंस आर नोन एज redox reaction। क्या बोलते हैं हम इनको, redox reactions, that we all have learned in class 11th। अगर हम बात कर रहे थे, ये हमारी क्या हो गई, सेल रिप्रेजेंटेशन। पूरे सेल को मैंने दिखा दिया कि पहले बीकर के अंदर एक इलेक्ट्रोड किसकी है, जिंक की है, वो कन्वर्ट हो रही है जिंक 2 पॉजिटिव में। फिर एक और बीकर है, उसमें इलेक्ट्रोड किसकी है, कॉपर की। उसका इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो आयंस है कॉपर 2 पॉजिटिव के, वो कन्वर्ट हो रहे हैं कॉपर में। दोनों वोल्टमीटर से अटैच है और बीच में क्या लगा हुआ है, सॉल्ट ब्रिज लगा हुआ है। दैट इज अ सेल रिप्रेजेंटेशन। और साथ में हमने क्या निकाला था, ई नॉट ऑफ सेल, स्टैंडर्ड standard potential of a cell, standard electrode potential of a cell is equal to E naught of cathode minus E naught of anode। ये फॉर्मूला था हमारा। अब हम इसको यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिया, फिर इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिया, तो वो हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये स्टैंडर्ड कंडीशंस पे है, बट इफ स्टैंडर्ड कंडीशंस ना हो, जरूरी तो नहीं है ना कि हर बार हमें क्या मिले, यूनिटी ही कंसंट्रेशन मिले। कंसंट्रेशन हम कम ज्यादा भी कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स का। और साथ ही साथ अगर हम चाहें तो इनकी साथ ही साथ हम इसके टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं, इसके प्रेशर को चेंज कर सकते हैं। बट प्रेशर मोस्टली हम क्या लेते हैं, 1 बार या फिर 1 ATM ही लेते हैं, उसको हम चेंज बहुत रेयर केसेस में करते हैं। तो यहाँ पे अगर टेम्परेचर चेंज हो गया, टेम्परेचर तो फ्लक्चुएट करता है बार बार, तो जरूरी तो नहीं है हर बार टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रखना पॉसिबल हो पाए। तब क्या करेंगे, तब ये कंडीशन क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। तब जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल आएगा वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल से डिफरेंट रहेगा। जैसे
अगर मैं बात करूं एक बच्चे के पोटेंशियल की, तो मैंने कह दिया कि इस बच्चे का पोटेंशियल 80% गेन करने का है। हो सकता है मैक्सिमम पोटेंशियल मैंने बता दिया कि ये बच्चा 80% बोर्ड एग्जाम्स में गेन कर सकता है, बट कंडीशंस कुछ खराब हो गई। अगर कंडीशंस कुछ खराब हो गई, बच्चे की हेल्थ इश्यूज आ गए, फैमिली में कोई इश्यू आ गया, बच्चा उतना ग्रैब नहीं कर पा रहा है, तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर वो पोटेंशियल कम हो गया तो कितना पोटेंशियल रहेगा? सिमिलर केस में जब हम कंसंट्रेशन को कम कर दें, टेम्परेचर को चेंज कर दें, तब हमारी इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को चेंज हो रहा है, तो कैसे चेंज होगा, कौन इसको मेजर कर सकता है? तो उसके लिए नर्स ने अपनी इक्वेशन दी थी कि इस इक्वेशन के थ्रू जो है हम एक सेल का पोटेंशियल निकाल सकते हैं, दैट इज E ऑफ सेल। नाउ इट्स नॉट इन द स्टैंडर्ड कंडीशंस, क्योंकि अब स्टैंडर्ड कंडीशंस हमने क्या कर दी है, हिला दी है, तो वो किसके बराबर आएगा, E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n log ऑफ Q। अब Q क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है? क्वेश्चन टर्म Q क्या होगा? क्वेश्चन टर्म Q जो है वो हमारा रहता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इस सब के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अभी के लिए जो हमने बात की है स्टैंडर्ड कंडीशंस पे, हम कैसे एक सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कैसे उसकी वैल्यूज को कैलकुलेट किया जा सकता है।